हाँ तो विद्यार्थियों सभी को गुड आफ्टरनून। कक्षा 10वीं के विद्यार्थी सोशल साइंस के लिए मैं कन्हैया अग्रवाल, आप ही के विद्यालय का शिक्षक, आज मैं फिर से उपस्थित हूँ आपके उसी अध्याय, आपके सोशल साइंस की एक किताब है लोकतांत्रिक राजनीति, जिसको आप सिविक्स नाम से जानते हो। इसका चैप्टर 2 संघवाद चल रहा था, जिस पे मैंने पिछले 2 वीडियो मैंने आपको भेजे हैं। उम्मीद है आप सभी उसको सुने होंगे। आज इसी अध्याय का अंतिम वीडियो मैं लेकर आ रहा हूँ और इसका ये तीसरा पार्ट है। इसके बाद यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो अब तक हमने पिछले 2 वीडियो में संघवाद क्या है समझा था, संघवाद की विशेषताएं क्या है, संघवाद के गठन होने के 2 तरीके कौन कौन से हैं यह भी देखा था। हमने भारत के परिप्रेक्ष्य में भी संघवाद की विशेषताओं को देखने का प्रयास किया था। किस तरह से भारतीय संविधान में संघीय प्रणाली की प्रावधानों को शामिल किया गया है, भाषा के आधार पर जिस तरह से राज्यों का गठन किया गया, भाषा नीति को शामिल किया गया और केंद्र राज्य बीच जो संबंध थे उनको किस तरह से परिभाषित किया गया है भारतीय संविधान में। हमने ये सब मुद्दों पर पिछली 2 कक्षाओं में चर्चा कर ली थी। आज हम बात करेंगे इसी संघवाद के एक अगले चरण की, जिसको संविधान लागू होने के बाद तो संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया, लेकिन हाँ 1993 में 24 अप्रैल 1993 को इस संघीय प्रावधान को संवैधानिक दर्जा दिया गया, जिसको हम स्थानीय स्वशासन कहते हैं, अर्थात तीसरे स्तर की सरकार। और ये इसलिए किया गया ताकि भारतीय संविधान में इसको करने का मुख्य उद्देश्य यह था कि लोकतांत्रिक सरकार का विकेंद्रीकरण किया जा सके, अर्थात स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा देने का मूल उद्देश्य यही था कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, यानी कि जो सत्ता है शासन की उसको और अधिक उसका बंटवारा किया जा सके, उसका विकेंद्रीकरण किया जा सके। तब प्रश्न ये उठता आखिर ऐसा किया क्यों गया। तो आप देखते हो कि भारत एक बहुत बड़ा देश है, बहुत विशाल देश है, कितनी सारी विविधताएं हैं, और इसके लिए इन विविधताओं का सम्मान करने के लिए चूँकि राज्यों का गठन किया गया और उनको एक अलग सरकार उनको दी गई, एक अलग सत्ता शक्ति दी गई हर राज्यों को। लेकिन अगर हम हर राज्य को भी देखें तो उस राज्य के अंदर भी बहुत सारी विविधताएं हैं, ठीक है। और हम अपने राज्यों को देखें तो हमारे राज्य इतने बड़े बड़े हैं जो कई देशों से बड़े हैं। जैसे महाराष्ट्र जर्मनी से बड़ा है, यूपी की पॉपुलेशन देखें तो रूस से भी ज़्यादा है, रूस की 14 करोड़ पॉपुलेशन, हमारी 23 करोड़ पॉपुलेशन है यूपी की। तो बहुत से ऐसे हमारे प्रदेश हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, यूपी, इन सबको देखें तो कितने बड़े बड़े विकसित देशों से बड़े हैं ये, इंग्लैंड, जर्मनी, इन सब देशों से ये बड़े हैं, ठीक है। और अब तक क्या है, भारत में सिर्फ 2 स्तरों वाली सरकारें थी, ठीक है। और चूंकि भारत के कई प्रदेश यूरोप के कई देशों से बड़े हैं, उत्तर प्रदेश जनसंख्या के मामले में रूस से बड़ा है, महाराष्ट्र देखा जाए तो जर्मनी के बराबर है, ठीक है। और यहाँ तक जो भारत के राज्य हैं वो आंतरिक रूप से भी विविधताओं से भरे पड़े हैं। इसलिए प्रांतीय सरकारों के अंदर, यानी कि प्रांतीय सरकारों के नीचे भी एक स्थानीय सरकार या स्थानीय स्वशासन का तर्क सामने आया, क्योंकि राज्य भी क्या है काफ़ी बड़े हैं, पॉपुलेशन बड़ी है और उसमें भी कई सारी विविधताएं हैं। इसलिए लोगों की भागीदारी हो सके, सत्ता जो है वो नीचे स्तर तक पहुंच सके, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी पॉपुलेशन जो कई विश्व के कई देशों से ज़्यादा हैं। तो अगर यूपी में सिर्फ एक सरकार है और 23 करोड़ लोगों पर वो शासन कर रही है तो ये जायज़ नहीं है। 23 करोड़ में बहुत सारी विविधताएं हैं, जातिगत, धार्मिक, तो ज़रूरी हो जाता है कि ऐसे बड़े बड़े राज्यों में भी क्या है सत्ता का बंटवारा किया जा सके। इसलिए प्रांतीय सरकारों के से निचले स्तर पर
एक लोकल गवर्नमेंट की बात की गई, स्थानीय सरकार की संकल्पना सामने निकलकर आई और 3 स्तर वाले संघीय ढांचे का स्वरूप हमारे सामने आया। जो अभी तक 2 स्तर वाला था, केंद्र और राज्य सरकार, अब 1993 24 अप्रैल 1993 के पश्चात 3 स्तरों वाला एक संघीय ढांचा सामने आया, जिसमें एक केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार और स्थानीय सरकार शामिल थी। जब केंद्र और राज्य सरकारों से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दे दिया जाता है तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहा जाता है। अर्थात केंद्र सरकार से कुछ शक्तियां लेकर, राज्य सरकारों से कुछ शक्तियां लेकर और स्थानीय सरकारों को दे दी जाएं और उनके भी अधिकार निश्चित कर दिए जाएं कि वो इन इन मुद्दों पर कानून बना सकते हैं, इन इन मुद्दों पर उनका अधिकार है, वो अपने फैसले ले सकते हैं। अगर ऐसा प्रावधान कर दिया जाता है तो माना जाएगा कि हमने सत्ता का विकेंद्रीकरण किया है। ठीक है, ऐसा हमारे संविधान ने 1993 में किया। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, देखिए, भारतीय अगर देखें तो भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। ठीक है, लॉर्ड रिपन एक वायसराय थे जो 1882 में इन्होंने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत मद्रास राज्य से की थी। ये ब्रिटिश शासन के समय का ये जिक्र मैं कर रहा हूँ। तो लॉर्ड रिपन को, वायसराय लॉर्ड रिपन 1882, इन्होंने पहली बार स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की। ऐसा नहीं है कि इससे पहले हमारे देश में स्थानीय स्वशासन जैसी संकल्पना नहीं थी। हमारे प्राचीन इतिहास को देखा जाए तो चोल साम्राज्य में स्थानीय स्वशासन का बड़ा ही सुंदर स्वरूप दिखाई देता। आप हिस्ट्री के अपने अध्यापक से पूछिएगा, ठीक है, या जो भी हिस्ट्री अगर आप आगे पढ़ चुकी, अभी तो आप वो हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, आपके 9th-10th में भारत का इतिहास उस तरह से नहीं है। जब आप 11th में जाएंगे तो आप अपने अध्यापक से पूछिएगा, हिस्ट्री वाले, जब आप चोल साम्राज्य अगर ऐसा पढ़ेंगे आप तो पूछिएगा उनसे कि चोल साम्राज्य की प्रमुख विशेषता से, प्रशासनिक विशेषता यह थी कि उन्होंने अपने प्रशासन को स्थानीय स्वशासन के रूप में विभाजित किया था। ठीक है, और उसके पहले भी बहुत सारे हमारे इतिहास में गणराज्यों की संकल्पना मिलती है, जो छोटे छोटे क्षेत्रों को स्वायत्ता प्रदान की जाती थी, जिसमें सभा और समिति जैसी 2 संस्थाएं थीं जो काम करती थीं। ऐसी बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे इतिहास में मिलते हैं। ठीक है, और जब देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद स्थानीय स्वशासन को अनुच्छेद 40 में शामिल किया गया। चूँकि महात्मा गांधी ने ग्रामीण या स्थानीय ग्रामीण स्वराज की संकल्पना प्रस्तुत की थी। ग्रामीण स्वराज की संकल्पना महात्मा गांधी ने प्रस्तुत की थी। महात्मा गांधी का मानना था कि गांव से प्रशासन की शुरुआत होनी चाहिए या गांव को केंद्र बनाना चाहिए शासन प्रशासन का, और उससे ऊपर और फिर शासन की जो शक्तियां ऊपर की तरफ बढ़नी चाहिए, यानी शुरुआत नीचे से होनी चाहिए। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर इसके पक्ष में नहीं थे। ठीक है, इसलिए उन्होंने स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा उस टाइम नहीं दिया गया 1950 में, जब देश का संविधान लागू हुआ। हाँ, उसको अनुच्छेद 40 में जरूर रखा गया कि, और अनुच्छेद 40 में यह कहा गया कि ये राज्यों के ऊपर छोड़ दिया गया कि राज्यों की मर्जी होगी कि वह अपने राज्य में जिला स्तर पर, गांव स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर एक शासन की स्थापना करें अगर राज्य सक्षम हों तो। लेकिन संवैधानिक दर्जा नहीं था, क्योंकि आर्टिकल 40 नीति निर्देशक तत्व हैं। संविधान में नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद 51 तक नीति निर्देशक तत्व हैं, जिसमें 40 में यह कहा गया है कि राज्य अपनी मर्जी के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार वह सत्ता का विकेंद्रीकरण करेंगे और अपने गांव या जिले स्तर पर एक तीसरे स्तर की शासन व्यवस्था को स्थापित करने का प्रयास करेंगे। तो इस आधार पर यह था कि राज्यों की मर्जी थी, तो बहुत से राज्यों ने किया, बहुत से राज्यों ने नहीं किया, तो उसमें एक स्थायित्व तो नहीं था। बहुत से राज्यों ने किया लेकिन उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए, फिर उन्होंने भंग कर दिया। ठीक है, तो इस तरह की समस्याएं थी स्टार्टिंग में। देखिए, इसमें लिखा गया है कि राज्यों को प्रेरित करने की बात की गई। सबसे पहले स्थानीय स्वशासन की स्थापना 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में की गई थी। 2 अक्टूबर 1959 में मौजूदा राजस्थान सरकार ने नागौर जिले में पहली बार स्थानीय स्वशासन की स्थापना की थी। सर्वप्रथम बलवंत राव मेहता समिति ने 1957 में स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय ढांचे की सिफारिश की थी। अर्थात
जो 1993 में आप जो संवैधानिक दर्जा देखते हैं स्थानीय स्वशासन को, तो संवैधानिक दर्जा दे दिया गया, अब तो राज्यों को ये करना ही करना है, अब मर्जी नहीं है, अब संविधान में इसको लिख दिया गया है। तो उससे पहले जब राज्यों को ये दायित्व दिया गया था कि वह अपनी मर्जी से करें, ठीक है, तो उसमें कोई राज्य करते थे, कोई राज्य नहीं करते थे, वो अपनी आवश्यकता क्षमता अनुसार अपने सरकार की स्थिरता को ध्यान में रखते हुए वह ऐसा करते थे। और शुरुआत से ही चूँकि स्थानीय स्वशासन की मांग होती रहती थी, क्योंकि जिला स्तर पर जो निचले स्तर पर लोगों की हमेशा डिमांड रहती थी कि एक स्थानीय स्वशासन की आवश्यकता है, तो उसके लिए कई सारी समितियां बनाई जाती थीं, जिसमें बलवंत राव मेहता समिति 1957 में, 1977 में अशोक मेहता समिति, फिर उसके बाद आई JV के राव समिति, उसके बाद सिंघलवी समिति, ऐसे बहुत सारी समितियां आईं जिन्होंने अपनी सिफारिश दी। तो बलवंत राव मेहता समिति पहली समिति थी 1957 में, उन्होंने सिफारिश दिया कि त्रिस्तरीय ढांचे के आधार पर स्थानीय स्वशासन की स्थापना होनी चाहिए। लेकिन इन सभी समितियों ने कभी स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा की बात नहीं की, हमेशा यह राज्यों पर ही छोड़ दिया गया। तो समितियां बनती गईं, सिफारिश होती करती चली गई, की गई, लेकिन चूंकि राज्यों के अधीन था ये मसला कि राज्य चाहे तो करे या तो न करे स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था, तो अंततोगत्वा सर्वप्रथम सिंघलवी समिति ने 1986 में सिंघवी समिति ने सर्वप्रथम स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा देने की बात कही, अर्थात इसको अब एक संवैधानिक दर्जा देके इसको एक निश्चित कर देना चाहिए कि हाँ, एक तीसरे स्तर की सरकार भी अब होगी, अब राज्यों की मर्जी पर नहीं, अब ये संविधान में उल्लेखित हो जाएगा, तो यह अब वो राज्यों का ये दायित्व हो जाएगा कि वह स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था करें, और स्थानीय स्वशासन की भी एक अपनी अलग शक्ति होगी, अपना एक क्षेत्राधिकार होगा जो राज्यों से वो पृथक होगा। यानी अब राज्यों के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा स्थानीय स्वशासन को, उनकी अपने अधिकार क्षेत्र निर्णय लेने की उनकी अपनी एक शक्ति होगी, ठीक है। तो ऐसी मांग सिंघवी समिति 1986 में की, जिसके आधार पर फिर संवैधानिक संशोधन 73वां और 74वां संशोधन किया गया। 73वें संशोधन के तहत ग्राम पंचायत और 74वें संशोधन के तहत नगरों में स्थानीय स्वशासन की बात को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया, और 24 अप्रैल 1993 में को यह लागू कर दिया गया। इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके पीछे आके सोच क्या है, सत्ता के विकेंद्रीकरण के पीछे सोच क्या है? तो देखिए, अनेक मुद्दों व स्थानीय समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर बेहतर ढंग से हो सकता है। क्योंकि होता क्या है, जो स्थानीय मुद्दे हैं, किसी गांव के मुद्दे, किसी गांव की समस्या है, तो उस समस्याओं को वहाँ के लोग ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। तो अतः ग्रामीण स्तर पर कोई शासन व्यवस्था स्थापित कर दी जाएगी तो उस शासन व्यवस्था में ग्रामीण के लोग ही शामिल होंगे, तो वो ज़्यादा बेहतर ढंग से उन समस्याओं को समझ सकते हैं, तो बेहतर निपटारा कर सकते हैं उन समस्याओं का, ठीक है। राज्य सरकार में शामिल लोग उन मुद्दों को बेहतर ढंग से समझ नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि लोगों को अपने इलाके की बेहतर समझ हो सकती है कि स्थानीय जो विकास है, वहाँ जो विकास होना है, भवन निर्माण, सड़क बनाने हैं, या उससे संबंधित जो भी पैसा खर्च करना है तो उसका कैसे खर्च किया जाए, ठीक है। तो इन सब की समझ क्या है, स्थानीय लोगों को ज़्यादा बेहतर ढंग से हो पाती है। तथा संसाधनों का कुशल उपयोग कैसे किया जा सकता है, तो वो स्थानीय लोग ज़्यादा बेहतर ढंग से बता सकते हैं। इसलिए स्थानीय स्वशासन की मांग एक जरूरी थी। और इससे क्या, स्थानीय स्वशासन के माध्यम से क्या स्थानीय लोगों को भी क्या सीधे फैसले में भागीदार बनाया जा सकता है, ठीक है। स्थानीय स्वशासन की स्थापना एक अच्छा तरीका यह है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को और अधिक लोकतांत्रिक बनाया जाए और उसका विकेंद्रीकरण करके उसे और सार्थक बनाया जाए, व्यवहारिक बनाया जाए। इसके लिए भी स्थानीय स्वशासन की आवश्यकता होती है, ठीक है। इसके लिए क्या 1992 में इस पर संशोधन हुआ और 74वां संशोधन किया गया। 73वां संशोधन ग्राम पंचायत ग्रामीण स्वशासन के लिए और 74वां संशोधन नगर स्वशासन के लिए किया गया। और
24 अप्रैल 1993 को उसको लागू कर दिया गया। ठीक है, इस तरह से संवैधानिक दर्जा मिल गया और फिर यह निश्चित हो गया कि अब तीसरे स्तर की सरकार भी नियमित रूप से उसका चुनाव होगा, उसकी शक्तियां होंगी, वह अपना शासन प्रशासन, अपना निर्णय या फैसला कर सकती है। अब राज्य सरकारों की मर्जी के ऊपर यह निश्चित नहीं होगा। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य में क्या है, देखो लिखा है 73वें संशोधन द्वारा ग्रामीण स्तर पर और 74वें संशोधन द्वारा नगर स्तर पर स्थानीय स्वशासन की संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसे संविधान के भाग 9 में रखा गया। ठीक है, और 11 और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची ग्रामीण व्यवस्था से और 12वीं अनुसूची नगरीय व्यवस्था से, यानी कि इनको 11वीं अनुसूची में डाल दिया गया, 12वीं अनुसूची में डाल दिया गया और भाग 9 जोड़ा गया, जिसका अनुच्छेद है 243। 243 अनुच्छेद में 243 ए से लेकर 243 ओ तक, ठीक, यानी 243 ए बी सी डी ऐसे करते चले जाओ ओ तक पूरे प्रावधान किए गए हैं। यानी संविधान में 243 अनुच्छेद देखोगे तो उसमें ये सारे प्रावधान शामिल हैं स्थानीय स्वशासन से संबंधित। ठीक है, 24 अप्रैल 1993 को इसे लागू किया गया, अतः 24 अप्रैल को पंचायत राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये सब महत्वपूर्ण तथ्य है, आपको किताब में नहीं मिलेंगे, इसलिए आप इसको ध्यान में रखिए और नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं क्या है। नियमित चुनाव अब संवैधानिक अधिकार हो गया। ठीक है, नियमित चुनाव अब तय हो गया, हर 5 साल पे चुनाव होगा। ठीक है, निर्वाचित निकायों के, और इसमें और भी क्या क्या प्रावधान किए गए, जो भी पद होंगे, सरकारी पद या जो भी इसमें सीटें होंगी या जो निर्वाचित निकायों में जो निर्वाचित होंगे, उनमें क्या है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए वहाँ की संख्या के अनुपात में सीटें निर्धारित कर दी गई। यानी जो भी निर्वाचित होंगे स्थानीय स्वशासन के लिए, जो भी सदस्य निर्वाचित होंगे, उसमें वहाँ की जनसंख्या में पिछड़े वर्ग मान लो 10% है तो 10% सीट तय हो जाएगी, अनुसूचित जाति मान लो 20% है तो 20%, ऐसे उनकी संख्या के अनुपात पे सीटें निर्धारित कर दी गई। निर्वाचन होने के लिए आयु 21 वर्ष है, लोकसभा और विधानसभा में 25 वर्ष है, ध्यान में रखिएगा। स्थानीय स्वशासन में निर्वाचित होने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए उम्र 21 वर्ष है। और महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया गया, यानी कि 1/3 सीट क्या है, महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। लेकिन हाल ही में बहुत सारी राज्यों ने क्या इस 1/3 को बढ़ाकर 50% तक बढ़ा दिया, जिसमें बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश ऐसे राज्य हैं जिन्होंने महिलाओं की भागीदारी को 50% तक बढ़ा दिया। यानी कि जो भी निर्वाचन होगा उसमें जो भी उम्मीदवार खड़े होंगे स्थानीय स्वशासन के लिए, उसमें 50% महिलाएं ही खड़ी होंगी और बाकी पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को उनकी संख्या के अनुपात में आरक्षण दिया गया। यानी उस क्षेत्र में उनकी संख्या जितनी है, जितनी प्रतिशत जनसंख्या है, उतनी प्रतिशत सीट उनके लिए निर्धारित होगी। ठीक है, चुनाव हर 5 साल पे नियमित कर दी गए। चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग को यह अधिकार दिया गया कि वह स्थानीय स्वशासन के लिए चुनाव कराएं और स्थानीय स्वशासन से संबंधित जो भी सरकार बनेगी उसके वित्तीय सहायता के लिए, यानी कि उनको कितना पैसा देना है, उनको कितना उनके हक में पैसा आना है, ताकि विकास के लिए पैसा चाहिए तो उनको राज्य पर निर्भर ना होना पड़े, इसके लिए क्या है, हर 5 साल पे राज्य वित्त आयोग की स्थापना की जाएगी और वह डिसाइड करेगा कि जो बजट है वह राज्य और स्थानीय स्वशासन के बीच में किस तरह से उसका वितरण हो सके। यानी कितना राज्य के बजट में से कितना प्रतिशत बजट रुपया क्या है स्थानीय स्वशासन को दिया जाना है, यह राज्य वित्त आयोग करेगा और उसकी स्थापना हर 5 साल पर की जाएगी। यानी कि अब राज्यों के ऊपर निर्भर नहीं रहना है स्थानीय स्वशासन को कि वह पैसा दें या वह चुनाव कराएं अपनी मर्जी से। राज्य चुनाव आयोग हर 5 साल में नियमित रूप से चुनाव कराएगा। राज्य वित्त आयोग यह तय करेगा कि राज्यों को अपने निचले स्तर पर जो स्थानीय स्वशासन है उनको कितना रुपया प्रदान करना है, यह राज्य वित्त आयोग तय करके राज्यों को बता देगा और राज्य सरकारों को उतना रुपया स्थानीय स्वशासन को देना होगा।
ठीक है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि अब देखिए, जो स्थानीय स्वशासन में ग्रामीण क्षेत्र के लिए और शहरी क्षेत्र के लिए स्थानीय स्वशासन की बात की गई थी, और यह भी 3 स्तर पे होगा, यानी ग्राम में जो स्थानीय स्वशासन होगा वो 3 स्तर पे होगा, और नगरों में भी जो स्थानीय स्वशासन होगा वह 3 स्तरों पे होगा। तो पहले हम ग्रामों की बात कर लेते हैं। तो सबसे निचले स्तर पर क्या है, ग्राम पंचायत होगी। ठीक है, ग्राम पंचायत होगी। ग्राम स्तर पर इस पंचायत में कई सदस्य व अध्यक्ष होते हैं। सदस्य वार्ड से चुने जाते हैं, उन्हें पंच कहा जाता है। अर्थात पूरे जिले को वार्डों में परिवर्तित कर दिया जाएगा। हर वार्ड से एक सदस्य चुनेगा जिसको वार्ड पंच या पंच कहा जाता है। ठीक है, और इसके अध्यक्ष को सरपंच या मुखिया कहा जाता है, प्रधान कहा जा सकता है, सरपंच कहा जाता है। चुनाव में जो भाग लेने वाले लोग होंगे वो गांव के सारे वयस्क या वार्ड में रहने वाले सारे वयस्क सदस्य यानी 18 वर्ष से ऊपर के सारे लोग होंगे जो चुनाव में भाग लेंगे। पंचायत का काम क्या है, जो पंचायत बनेगी, जो चुनकर जो पंचायत बनेगी, पंच और सरपंच की मदद से जो चुने हुए लोग होंगे उनको पंचायत कहा जाएगा। और ये पंचायत का कामकाज क्या, ग्राम सभा के देखरेख में होगा। और ग्राम सभा क्या है, ग्राम सभा वह सभा है जिसमें उस गांव के सारे 18 वर्ष से ऊपर के लोग उस ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। इनमें चुनाव होने की जरूरत नहीं है, आप 18 वर्ष से ऊपर हो गए, आप ग्राम सभा के सदस्य हैं। तो ये ग्राम सभा क्या है, ग्राम पंचायत जो चुने हुए लोग हैं की समिति है ग्राम पंचायत, उनके कामकाज पर को नियंत्रण करती है कि बजट कैसे बनाना है, विकास के काम कहाँ करने हैं, भवन, सड़क, सिंचाई, नहर, इन सब की व्यवस्था कैसे करनी है। इस पर क्या सलाह के लिए ग्राम सभाएं ग्राम पंचायतों को सलाह देती हैं। ठीक है, ग्राम सभा की देखरेख में होगा। देखो इसमें लिखा हुआ है, गांव के सभी मतदाता ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। वर्ष भर में 2 या 3 बार बैठक होती है। ग्राम सभा का कार्य क्या है, ग्राम पंचायत का बजट पास करना और ग्राम पंचायत का कामकाज कैसे कर रही है उसकी समीक्षा करना कि ग्राम पंचायत जो चुने हुए लोगों की समिति है ग्राम पंचायत, वो कामकाज कैसे कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, पैसा कहाँ खर्च हुआ, कहाँ नहीं खर्च हुआ, कहाँ पैसा खर्च करना है, कहाँ नहीं करना है, ये सारी देख रेख क्या है, ग्राम सभाएं करती हैं। ठीक है, अब देखो इसी में एक प्रखंड पंचायत है जो दूसरे स्तर पर है। ठीक है, कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर एक पंचायत समिति, मंडल या प्रखंड पंचायत भी कहते हैं। इसके सदस्य चुनाव इलाके के सभी पंचायत सदस्य करते हैं। यानी कि जो प्रखंड पंचायत के जो सदस्य होंगे उनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता नहीं करती, बल्कि जो निचले स्तर पर जो सदस्य चुने जाते हैं, वार्ड पंच जो पंच होते हैं, वो मिलकर करते हैं। प्रखंड पंचायत के सदस्य का निर्वाचन वो मिलकर करते हैं। ठीक है, इसके प्रमुख को क्या है, प्रखंड प्रमुख कहा जाता है। ठीक है, और ग्राम पंचायत के प्रमुख को सरपंच कहा जाता है। ठीक बात। और एक जिला परिषद, यानी जो पूरे सबसे ऊपर जो है जिला परिषद के ऊपर जिला परिषद होती है, जो पूरे जिले के लेवल पे होती है। ठीक है, इसमें क्या है, जिले के सभी पंचायत समितियों को मिलाकर, यानी प्रखंड जो था उसको मिलाकर जिला परिषद का या जिला पंचायत का निर्माण किया जाता है, गठन होता है। इनके सदस्य का निर्वाचन भी अप्रत्यक्ष रूप से, यानी कि पंचायत और वार्ड पंच के लोग मिलके करते हैं। ठीक है, ठीक है। और जिला परिषद का कामकाज क्या होता है, एक तरह से जो प्रखंड पंचायत है या जो ग्राम पंचायत है उनके कामकाज की देखरेख करना, उनमें समन्वय स्थापित करना, उनके लिए बजट निर्धारित करना। ठीक है, और ये समीक्षा करना कि कामकाज सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, यह काम होता है जिला परिषद का। और जिला परिषद के बहुत सारे सदस्य ऐसे होते हैं जो
राज्य सरकारों में चुनकर जाते हैं, ठीक है। और राज्य सरकारों में से बहुत सारे ऐसे सदस्य क्या है, ऐसी मशीनरी, ऐसे अधिकारी क्या है, जिला परिषद के लिए नियुक्त किए जाते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य में क्या है, ग्राम पंचायत के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए 21 वर्ष आयु है। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य आप ध्यान में रखिए। अब हम देखते हैं शहर में क्या है नगर पालिकाओं का रोल। ठीक है, शहरी प्रशासन को भी 3 स्तर में बांटा गया है, जिसमें नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम। ठीक है, नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम। ठीक है, नगर पंचायत एकदम छोटे स्तर पे यानी छोटे शहरी क्षेत्र में, और नगर पालिका उससे बड़े, जिसको नगर पालिका प्रमुख कहते हैं इसके अध्यक्ष को, और पूरे बड़े शहर, ठीक है, उनको नगर निगम के लिए, उसके लिए नगर निगम की सरकार होती है, जिसको मेयर कहते हैं। आप मेयर शब्द सुने होंगे, तो ये बड़े शहर के लिए होती है। ठीक है, और उस शहर में भी जो छोटे शहर होते हैं, थोड़ा जनसंख्या के हिसाब से उसका वितरण किया गया है, तो उसके लिए नगर पालिकाएं, और छोटे छोटे बहुत छोटे शहर के लिए नगर पंचायतें होती हैं। और इसमें भी चुनाव द्वारा ही अधिकारी तय किए जाते हैं। ठीक है, जिसमें हम पार्षद या सभासद, आप ऐसे नाम सुने होंगे, तो ये चुनाव होता है नगर पालिका, नगर पंचायत और नगर निगम में। ठीक है, और आपको बता दें जो ग्राम पंचायत है उसके पास 29 काम है, यानी कि 29 विषय उनको सौंपे गए हैं। जैसे संघ सूची में 100 विषय के आसपास हैं, राज्य सूची में 66 विषय के आसपास हैं, समवर्ती सूची में 50 विषय के आसपास हैं। तो इसी तरह स्थानीय स्वशासन में ग्राम पंचायतों के पास 29 विषय हैं, जिसमें आपके ग्रामों में सड़क बनवाना, सिंचाई, नहर, कृषि, इन सब मुद्दों, भवन निर्माण है, अन्न भंडार के लिए भवन बनाना है, छोटे स्तरों पे प्राइमरी स्कूल की व्यवस्था करना है, इस तरह की बिजली की व्यवस्था करना है उस स्थानीय स्तर पर। तो ऐसे संबंधित 29 विषय हैं जो ग्राम पंचायतों के अधीन में है, और नगर जो सरकारें हैं उनके अधीन 18 विषय हैं। ठीक है, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा, इसमें लिखा हुआ नहीं, आप नोट डाउन कर लें। तो अब हम देखते हैं स्थानीय स्वशासन के लाभ क्या हैं। ठीक है, स्थानीय स्वशासन के लाभ। देखो, पंचायत स्थानीय स्वशासन के शुरुआत होने से क्या है, एक बहुत बड़ी संख्या क्या है, लगभग 50 लाख के आसपास संख्या क्या है, एक तरह से निर्वाचन की भूमिका में आ जाती है। यानी 50 लाख के संबंधित आबादी क्या है, सीधे राजनीति में भागीदार होती है, चुनाव लड़ पाती है। क्योंकि भाई केंद्र सरकार तो एक सरकार है जिसमें 552 सीटें हैं, तो 552 ही लोग उठ पाएंगे पूरे देश में। राज्य भी 28 राज्य हैं, उनमें भी मिला जुला के 4000 साढ़े 4000 के आसपास लोग ही उम्मीदवार होते हैं। लेकिन आपका क्या है, 6 लाख से अधिक गांव हैं, ठीक है, और लाखों की तादाद में ग्राम पंचायतें हैं, ग्राम स्थानीय सरकारें काम कर रही हैं। तो उसमें अगर देखा जाए कितने लोग खड़े होते हैं, तो लगभग 36-40 लाख के आसपास लोग क्या है, चुनाव में सीधे भागीदार हो पाते हैं, वो चुनाव में एक तरह से अपनी भूमिका निभा पाते हैं। तो इस तरह से क्या अधिक से अधिक लोगों को क्या है, सरकार में भागीदार होने का मौका मिला है, यह सबसे बड़ा इसका लाभ है। ठीक है, संवैधानिक दर्जा दिए जाने से क्या है, पहला तो लोकतांत्रिक की जड़ें मजबूत हुई हैं, और जो महिलाओं और जो पिछड़े और जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं उनकी आवाज़ मजबूत हुई है, उनका प्रतिनिधित्व तो बड़ा है। ठीक है, तो इस तरह से आप देखते हो, और जो भी योजनाएं सरकार द्वारा लागू होती हैं उसको अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना भी सुलभ हो पाया है, और स्थानीय मुद्दों का निपटारा स्थानीय लोग ही कर पाते हैं। तो इससे क्या है, जो भी फैसले होते हैं वो भी बेहतर हो पाए हैं, और जो भी मसले हैं उन मसलों को वहाँ के लोग ही जब सॉल्व करते हैं, तो वो इससे क्या है, लोकतांत्रिक प्रशासन में एक तरह से बेहतरी आती है और एक कार्यकुशलता बढ़ती है। तो इस तरह के लाभ हम देखने को देख पाते हैं। और चुनौतियां क्या हैं ये भी देख लेते हैं। चुनाव तो नियमित होते हैं, लेकिन ग्राम सभाओं की बैठकें नियमित रूप से हो नहीं पाती हैं। ठीक है, तो ग्राम सभाएं क्या है कि वो वहाँ के लोग होते हैं 18 वर्ष से ऊपर, वही लोग ग्राम सभा के सदस्य होते हैं, तो वो उस तरह से उनकी मीटिंग नियमित रूप से हो नहीं पाती, या उनका प्रभाव उस तरह से
पंचायतों पर हो नहीं पाता है। ठीक है, कई राज्य सरकारों ने स्थानीय सरकारों को पर्याप्त अधिकार नहीं दिए गए, कहीं ना कहीं वो रोड़ा अटकाते हैं। ठीक है, तो इस तरह की समस्याएं हैं। ठीक है, यहाँ देखो ब्राज़ील के एक जगह का, एक नगर का उदाहरण दिया हुआ है। आप नगर एक पोर्तो एलेग्रे एक नाम का एक शहर है। ठीक है, जहाँ क्या है, नगर परिषद एक सरकार चलती है नगर परिषद नाम से। ठीक है, नगर पोर्तो एलेग्रे में। ठीक है, उसी के समानांतर एक संगठन की खड़ा किया गया है। इस शहर के करीब 13 लाख लोग इस संगठन से जुड़े हुए हैं और इस संगठन का काम है शहर का बजट तैयार करना और भागीदारी करते हैं। शहरों को कई उपक्रमों में बांट दिया गया है, जिसको हम वार्ड कह सकते हैं। ठीक है, खंड कह सकते हैं, जैसे भारत में खंड है पंचायतों में, तो ऐसे उपक्रमों में बांट दिया गया है। ठीक है, जिसको खंड की संज्ञा दी जा सकती है। और हर उपक्षेत्र की अपनी एक बैठक होती है, जिसका स्वरूप ग्राम सभा के जैसा है। इस बैठक में हर नागरिक जो वयस्क हैं वो भाग लेते हैं और कुछ ऐसे मुद्दों पर बहस होती है जो पूरे शहर को प्रभावित होती है। पहले तो हर शहर में एक नगर परिषद है, उस पूरे शहर के नगर परिषद के सम्मुख एक संगठन स्थापित किया गया है और हर शहरों को उपक्रम में बांट दिया गया है। तो इस तरह से शहरों को भी कई कई छोटे छोटे वार्डों में बांट दिया गया है और उसकी अपनी एक सभाएं होती हैं, जिसमें बैठक होती है, जिसमें सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं और पूरे शहर से संबंधित मुद्दों पर बहस करते हैं और बजट तैयार करने में एक तरह से सहयोग करते हैं कि पैसा कहाँ खर्च होगा, कहाँ नहीं खर्च होगा। ठीक है, इस तरह का पूरा काम करते हैं। और फिर सिर्फ ये बैठक नहीं करते, सिर्फ बहस ही नहीं करते। ठीक है, और ये बैठकों पे जो भी बजट पर चर्चा जो होती है और उससे जो मसौदा निकल कर सामने आता है और ये मसौदे को नगर परिषद के सामने रखा जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ वो बहस करते हैं या पार्टिसिपेट करते हैं, ऐसा ही नहीं सिर्फ, बल्कि वो बजट पे बहस करते हैं प्लस एक मसौदा तैयार भी करते हैं और नगर परिषद के सामने उसको रखते हैं कि ऐसे ऐसे पैसा खर्च करना है और नगर परिषद का ये दायित्व तो है कि उस मसौदे के हिसाब से वो बजट तैयार करें और खर्च करने की प्रक्रिया को सुनिश्चित करें। ठीक है, और इससे ये निश्चित होता है कि पैसा कहाँ खर्च करना है, कि पैसा सिर्फ अमीर बस्ती में खर्च करना है या गरीबों की बस्ती में खर्च करना है, इससे यह तय हो पाता है। और लगभग हर उपक्रम से लगभग 20,000 लोग क्या है इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और अपने शहर के लिए बजट खुद तैयार करते हैं, वहाँ के सामान्य लोग। ठीक है, तो ये एक बहुत बहुत अच्छी व्यवस्था है। और केरल राज्य में भी क्या है, इस तरह की व्यवस्था को अपनाया गया है। ठीक है, आप केरल में भी जाओगे तो वहाँ देखोगे प्रशासनिक व्यवस्था बड़ी ही सुदृढ़ है और स्थानीय स्वशासन बड़ी ही सक्रिय रूप से काम कर रहा है। आप वहाँ देखोगे साक्षरता काफ़ी है, लगभग 98% साक्षरता है। वहाँ की जो प्रति व्यक्ति आय भी बहुत बहुत अच्छी है, हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था। ठीक है, तो केरल एक उदाहरण है जिन्होंने इस तरह से काम किया है। अब देखिए कुछ प्रश्न है, इसी आधार पर यह लगभग अध्याय खत्म हो जा रहा है, तो कुछ प्रश्न आप नोट कर लीजिए। भारतीय संघीय प्रणाली व लोकतांत्रिक मूल्य की वास्तविकता को अधिक व्यवहारिक बनाने में, लोकतांत्रिक या मजबूत बनाने में स्थानीय स्वशासन की क्या भूमिका रही है? वर्तमान में स्थानीय स्वशासन के सामने किस प्रकार की चुनौतियां हैं? इस पर आप प्रकाश डालें, लिखें। दूसरा प्रश्न है, स्थानीय स्वशासन को लागू करने के पीछे प्रमुख उद्देश्य क्या था? ठीक है, इन सब 2 प्रश्नों को आप हल कीजिए। इसी के साथ यह अध्याय समाप्त होता है। उम्मीद है आप इस अध्याय को एक भारतीय संख्या एक भारतीय संख्या एक भारतीय संख्या एक भारतीय संख्या